हेलो फ्रेंड, स्मार्ट साइंस ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं सरफेस केमिस्ट्री का नेक्स्ट टॉपिक जो है अधिशोषण का अनुप्रयोग। ये अधिशोषण का लास्ट टॉपिक है। उसके बाद हम उत्प्रेरण की बात करेंगे और उत्प्रेरण के बाद हम बात करेंगे कोलॉइड के बारे में। तो ये टॉपिक कौन सा है आज? अधिशोषण के अनुप्रयोग। अनुप्रयोग को हम कहते हैं एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। एप्लीकेशंस ऑफ एडजॉर्प्शन। तो इसका मीन क्या होता है कि अधिशोषण का कहाँ कहाँ उपयोग किया जाता है, किस किस प्रयोग में ये आता है, कहाँ इस तकनीक का उपयोग हम करते हैं, उनके बारे में हम बात करेंगे। जो जनरल यूज में है या औद्योगिक स्थिति में काम में लिए जाते हैं वो सब पॉइंट अपने यहाँ पे काम आएंगे कि अधिशोषण क्रिया किन किन स्थितियों में उपयोग में आती है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे, पहला पॉइंट निर्धारित होगा यहाँ पे गैस मास्क में। किसकी बात कर रहे हैं अपन? गैस मास्क में। अब हमें पता है मास्क क्या होता है। मास्क द्वारा जो भी अशुद्धि है उनको अंदर जाने से रोका जाता है या अपने शरीर के अंदर जाने से रोका जाता है। जो मास्क है वो प्रेजेंट में कंडीशन अपन देख रहे हैं, कोरोना की जो समस्या है उसके लिए अपन मास्क यूज करते हैं। अब जो मास्क है वो क्या करता है, जो भी अशुद्धि वाला भाग है उसमें कोई भी गैसेज हो सकती है जो विषैली है, इसके अलावा जो भी सूक्ष्म जीव हैं वो भी हो सकते हैं। तो वो सब किस में काम आते हैं? मास्क में। तो यह मास्क क्या करता है, उन सभी चीजों को हमारे शरीर के अंदर जाने से रोकता है। लेकिन यहाँ कौन सा मास्क है? गैस मास्क। तो ऐसा मास्क जो विषैली गैसों को मानव शरीर के अंदर जाने से रोकता है, तो वो क्या होता है? गैस मास्क। जो गैस मास्क है इसकी सतह पर, मास्क की जो सतह है उसकी सतह पर क्या प्रेजेंट होता है? सक्रिय चारकोल की लेयर होती है, सतह लगी होती है। किसकी सतह लगी होती है? सक्रियत चारकोल की। जब इसको हम लगाते हैं तो जो मजदूर हैं जो खनन क्रिया में या खानों में काम करते हैं वहां कुछ विषैली गैस जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड है, तो ये जो गैस है वहां पर निष्कासित होती हैं और जो श्वसन क्रिया के माध्यम से मानव शरीर के अंदर पहुंचती हैं। यदि मास्क का उपयोग करते हैं मजदूर तो जो मास्क है उसको उपस्थित जो सक्रिय चारकोल है उसकी सतह पर विषैली गैसों का क्या हो जाएगा? अधिशोषण। तो जो विषैली गैस है वो केवल मास्क की सतह पर रह जाएंगी और जो शुद्ध वायु है वो श्वसन मार्ग द्वारा मानव शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, जिससे कि मानव की जो क्रियाशीलता है उसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं कि गैस मास्क द्वारा जहरीली गैसों का जो मजदूरों पर होने वाला प्रभाव है उसको हम कम करते हैं। तो ये कहाँ यूज में आता है? जो खानों में काम करने वाले मजदूर हैं उनके लिए। दूसरा पॉइंट अपन बात करेंगे आर्द्रता या नमी दूर करने में। आर्द्रता या नमी दूर करने, माना कि एक बंद कमरा है या एक बंद पात्र है, उसमें हम आर्द्रता या नमी को कम करना चाहते हैं तो उसके अंदर हम क्या डाल रहे हैं? अधिशोषक पदार्थ। और अधिशोषक पदार्थ के रूप में काम लेते हैं सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल। तो सिलिका जेल या सिलिका जेल या एल्यूमिना जो जेल है वो क्या करता है? जो नमी की बूंदें हैं उनको अपनी सतह पर क्या कर लेगा? संचित कर लेगा। मतलब वहां पे कौन सी क्रिया संभव होगी? अधिशोषण। जब उस पात्र में उपस्थित जो जल की बूंदें हैं, नमी की जो बूंदें हैं वो सतह पर संचित हो जाएंगी, तो जो नमी की बूंदें हैं उस पात्र में नहीं फैलेंगी, तो उसकी जो आर्द्रता है उसके मान में क्या आएगी? कमी। तो यहाँ से अपन कह सकते हैं आर्द्रता या वायुमंडल में उपस्थित आर्द्रता को नियंत्रित करने में सिलिका जेल या एल्यूमिना जेल का उपयोग किया जाता है, जो वायुमंडल में उपस्थित नमी की बूंदों को अपने ऊपर संचित करके अधिशोषण क्रिया द्वारा वायुमंडलीय आर्द्रता को कम करने में उपयोगी होता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट अपन बात करेंगे विषमांगी उत्प्रेरण में। विषमांगी उत्प्रेरण में, अब यहां से अपन कहें कि उत्प्रेरण क्या होता है? वह प्रक्रिया
जिसमें उत्प्रेरक प्रयुक्त होते हैं, उत्प्रेरक काम में लिए जाते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरण। तो यहां से हम कह सकते हैं कि उत्प्रेरक क्या होते हैं? ऐसे पदार्थ जो किसी रासायनिक अभिक्रिया के वेग को परिवर्तित कर देते हैं, उस पदार्थ को हम क्या कहते हैं? उत्प्रेरक। और वह अभिक्रिया जो उत्प्रेरक द्वारा प्रभावी होती है या जिसमें उत्प्रेरक कार्य करता है, उस अभिक्रिया का नेम होता है या उस प्रक्रिया का नाम होता है उत्प्रेरण। क्या होता है? उत्प्रेरण। अब यहां से अपन कह रहे हैं विषमांगी उत्प्रेरण में कैसे होता है? माना कि कोई भी अभिक्रिया है, जैसे N2 + 3H2 क्या बनेगा? यहां से 2NH3। इस जगह अपन काम में लेते हैं उत्प्रेरक के रूप में आयरन। नाइट्रोजन और हाइड्रोजन क्रिया करके क्या बनाते हैं? अमोनिया बनाते हैं। नाइट्रोजन गैस है, हाइड्रोजन गैस है, मतलब अभिकारक में दोनों क्या है? गैस। ये NH3 गैस है, मतलब उत्पाद में भी गैस का निर्माण होता है। जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में अभिकारक और उत्पाद एक जैसी अवस्था में हो और उत्प्रेरक अन्य अवस्था में उपस्थित होता है, मतलब कह सकते हैं अपन अभिकारक दोनों गैस है, उत्प्रेरक क्या है? लोहा, जो कैसा होता है? ठोस। और यहाँ क्या है? अमोनिया, जो क्या है? गैस। तो विषमांगी कौन सी अभिक्रिया होती है? वो है अभिक्रिया जिसमें अभिकारक, उत्पाद या उत्प्रेरक में से कोई भी एक भिन्न प्रावस्था में उपस्थित होता है, उसको हम क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण। क्या कहते हैं? विषमांगी उत्प्रेरण। अब यहां से अपन कहते हैं कि N2 और 3H2 क्रिया करके अमोनिया बनाता है, लेकिन ये क्या करेंगे? ये पहले क्या करते हैं? जो धातु ली है हमने, कौन सी? आयरन, उसकी सतह पर दोनों गैसें क्या होती हैं? संचित होती हैं, जमा होती हैं। और जमा होने के बाद ही दोनों गैसों के मध्य क्रिया होती है और अमोनिया का निर्माण होता है। जब तक यहाँ पे संचय नहीं होगा, तो संचय होने का मतलब क्या है? अधिशोषण। मतलब नाइट्रोजन और हाइड्रोजन गैस आयरन जो धातु है उसकी सतह पर अधिशोषित होती है, उसके बाद नाइट्रोजन हाइड्रोजन क्रिया करता है और अमोनिया का निर्माण होता है। तो मतलब इस प्रक्रिया में भी अधिशोषण क्रिया प्रयुक्त होती है। तो अधिशोषण के द्वारा ही यहाँ अमोनिया का निर्माण संभव हो पाता। तो अपन कह सकते हैं विषमांगी उत्प्रेरण में अधिशोषण प्रक्रिया प्रयुक्त होती है। ठीक है, तो 3 पॉइंट हमने पढ़े हैं। एक तो गैस मास्क में, एक पढ़ा है आर्द्रता को नियंत्रित करने में, एक पढ़ा है विषमांगी उत्प्रेरण में। अगला पॉइंट अपन बात करेंगे अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। अक्रिय गैसों के पृथक्करण में। अब यहां से सुने सभी लोग, अक्रिय गैस कौन कौन सी होती है? अक्रिय का मतलब होता है ऐसी गैस जो क्रिया नहीं करती। अक्रिय गैस का मतलब क्या होता है? ऐसी गैस जो क्रिया नहीं करती, उन्हें अपन क्या कहते हैं? अक्रिय गैस। आवर्त सारणी में एक वर्ग होता है 18। उस वर्ग 18 में कौन कौन से एलिमेंट होते हैं? हीलियम, नियोन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जीनॉन और रेडॉन। इन सभी गैसों की जो अधिशोषण की प्रवृत्ति है वो अलग अलग होती है, या हम कहें इन गैसों को चारकोल या सक्रिय चारकोल की परतों के मध्य से गुजारा जाए, या पूरे गैसीय मिश्रण को या अक्रिय गैसों को सक्रिय चारकोल के मिश्रण से गुजारा जाए, तो विभिन्न गैस या अलग अलग गैस अलग अलग ताप पर चारकोल की सतह पर अधिशोषित हो जाती हैं, संचित हो जाती हैं, और संचित होने के बाद उन गैसों को अपन पृथक कर लेते हैं। इस प्रकार से धीरे धीरे एक एक गैस अलग अलग पात्र में प्रयुक्त या पृथक कर ली जाती है। तो अपन कह सकते हैं अक्रिय गैस ये सभी हैं, इनको हम पृथक करना चाहते हैं तो इन गैसों को सक्रिय चारकोल के मिश्रण से या उसकी परतों के मध्य से गुजारा जाता है। तो भिन्न भिन्न ताप पर भिन्न भिन्न गैस का अधिशोषण होता है, जिससे उनको पृथक कर लिया जाता है। तो अक्रिय गैसों के पृथक्करण में अधिशोषण क्रिया प्रयुक्त होती है। कौन सी क्रिया प्रयुक्त होती है? अधिशोषण। ठीक है, उसके बाद अपन बात करें अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आता है रंगीन
विलयन को रंगहीन बनाने में, रंगीन विलयन को रंगहीन बनाने में। रंगीन विलयन का मतलब है यदि किसी विलयन में रंजक पदार्थ उपस्थित होता है, यदि किसी विलयन में रंजक पदार्थ उपस्थित होता है तो उस विलयन का कोई ना कोई रंग होगा, कोई ना कोई कलर होगा। यदि उस विलयन में सक्रिय चारकोल डाल दिया जाए, चारकोल का मतलब क्या होता है, राख, या जांतव चारकोल का मतलब है जंतुओं के अवशिष्ट जो प्राप्त होने वाली राख है वो क्या कहलाती है, जांतव चारकोल। मतलब यदि किसी रंगीन विलयन में चारकोल डाल दिया जाए तो जो रंजक है या रंग के जो कण हैं वो चारकोल की सतह पर संचित हो जाते हैं और जो विलयन है वो रंगीन से क्या हो जाता है, रंगहीन हो जाता है। विलयन क्या हो जाता है, रंगीन से रंगहीन प्राप्त हो जाता है। ठीक है, अगला पॉइंट अपन देखेंगे किसमें, क्रोमेटोग्राफी में। क्रोमेटोग्राफी में, क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम होता है वर्णलेखिकी। क्रोमेटोग्राफी का दूसरा नाम क्या होता है, वर्णलेखिकी। वर्णलेखिकी का मतलब क्या है कि यह भी एक अलग ब्रांच होती है। अब क्रोमेटोग्राफी का मतलब होता है, क्रोमा का यहां से मतलब क्या होता है, क्रोमा से तो होता है रंग, और ग्राफी का मतलब है रंग को अपन विभेद करते हैं या रंग के माध्यम से किसी ना किसी आयंस को पृथक किया जाता है। तो वर्णलेखिकी का मतलब क्या होता है, मैंने शायद एक जगह पढ़ा है कि इस विधि में दो प्रावस्थाएं होती हैं, एक तो होती है स्थिर प्रावस्था, एक होती है गतिशील प्रावस्था। दो प्रावस्था होती है, एक तो स्थिर प्रावस्था होती है, एक होती है गतिशील प्रावस्था। तो यहां अपन क्या करते हैं, एक पात्र लिया, उसके अंदर जो भी विलयन है जिसमें कोई भी आयन उपस्थित होते हैं उसको रख देते हैं। इसके अलावा इसके अंदर एक इस प्रकार का पट्टीनुमा संरचना रख देते हैं ऊर्ध्वाधर, और इसकी सतह पर क्रोमेटोग्राफी पेपर लगा होता है। कौन सा पेपर लगा होता है, क्रोमेटोग्राफी पेपर। अब ये जो पेपर है ये तो किसकी तरह कार्य करेगा, स्थिर प्रावस्था की तरह। किसकी तरह कार्य करेगा, स्थिर प्रावस्था, जिसे हम क्या कहते हैं यहाँ पे, अधिशोषक। मतलब इसकी सतह पर कोई ना कोई पदार्थ का जमाव होगा, मतलब इसकी सतह पर किसी ना किसी पदार्थ का संचय होगा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्थिर प्रावस्था। क्या कहते हैं, स्थिर प्रावस्था। लेकिन इस विलयन में कोई ना कोई आयंस विद्यमान होते हैं जिन्हें हम पृथक करना चाहते हैं। तो जो आयन है वो किसकी स्थिति में होते हैं, गतिशील प्रावस्था में होते हैं। अब यहां से अपन क्या कहते हैं, यदि इस पात्र के अंदर हमने क्या रखा है, क्रोमेटोग्राफी पेपर, तो इस विलयन में उपस्थित जो आयन है वो इस सतह पर क्या करते हैं, गति करते हैं, और गति करने के कारण ही उनकी जो अवस्था है, प्रावस्था, उसको हम क्या कहते हैं, गतिशील प्रावस्था। तो जो गति करने वाले आयन हैं इस पृष्ठ पर भिन्न भिन्न दूरी तय करते हैं, अलग अलग दूरी तय करते हैं, जिसके आधार पर उन आयनों का परीक्षण किया जाता है। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि वर्णलेखिकी जो विधि है उसके द्वारा धातु आयनों का परीक्षण किया जाता है, जिसके अंतर्गत दो प्रावस्थाएं होती हैं। एक स्थिर प्रावस्था होती है जो अधिशोषक पृष्ठ की तरह कार्य करती है, एक गतिशील प्रावस्था होती है जो अधिशोष की तरह कार्य करती है। तो इस प्रकार इस विधि में अधिशोषण सिद्धांत काम में लिया जाता है, जिसके द्वारा विभिन्न आयनों का परीक्षण करते हैं। तो इस विधि के माध्यम से ये भी किस पर आधारित है, अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है। ठीक है, आगे हम बात करेंगे दवाइयों में। दवाइयों में कैसे होता है, यदि
किसी भी जीव को या कोई भी कीटनाशक है उसके माध्यम से हम क्या करते हैं, किसी भी कीट को मारने में प्रयोग करते हैं। कोई भी कीटनाशक है उसके द्वारा किसी भी सूक्ष्म जीव को मारा जाता है या उसको नष्ट किया जाता है। तो यहाँ पर भी वह अधिशोषण के सिद्धांत पर ही आधारित होता है। तो यहाँ पर जो भी अपनी जो दवाएं हैं वो भी अधिशोषण सिद्धांत पर आधारित होती है। तो ये जो पॉइंट है ये भी किसके अंतर्गत आता है, अधिशोषण के अनुप्रयोग के अंतर्गत। अगला जो पॉइंट अपना आएगा जिसको हम क्या कहते हैं, कठोर जल को मृदु बनाने में। अगला पॉइंट क्या आता है, कठोर जल को मृदु बनाने में। कठोर जल को जब मृदु बनाते हैं तो उसके अंतर्गत हम क्या करते हैं, फिटकरी यूज करते हैं। क्या यूज करते हैं, फिटकरी। जो फिटकरी है इस कठोर जल में उपस्थित कैल्शियम और मैग्नीशियम जो आयन है उनको क्या कर लेता है, अधिशोषित कर लेता है, जिससे उसमें उपस्थित जो लवण है वो पृथक हो जाते हैं और कठोर जल शुद्ध रूप में या मृदु अवस्था में प्राप्त हो जाता है। तो इस प्रकार से हम विभिन्न प्रकार की प्रक्रियाओं में जो दैनिक जीवन में उपयोगी होती है, औद्योगिक विधियों में प्रयुक्त होती है, तो उन सभी का उपयोग या वो सभी क्रियाएं अधिशोषण के सिद्धांत पर आधारित होती हैं। ये सभी जो पॉइंट हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं, अधिशोषण के अनुप्रयोग के अंतर्गत। तो जो भी नोट्स हैं उनको एक बार अपन रीडिंग करें, कोई समस्या आती है तो उनको कंसल्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये जो चैप्टर है वो थ्योरी का ज्यादा है, उसमें डेरिवेशन वाला पार्ट बहुत कम है। तो सभी स्टूडेंट से रिक्वेस्ट है कि जो भी टॉपिक्स या वीडियो है उसको कम से कम अपन 2 बार रीड करें, देखें, उसके बाद अपन नोट्स को कंसल्ट करें, पढ़ें, और जो भी अपनी प्रॉब्लम्स हैं उनको कॉन्टैक्ट नंबर पे कॉन्टैक्ट करके सॉल्व कर सकते हैं, करवा सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है और बात करेंगे नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टॉपिक के साथ। धन्यवाद।